गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे रूस में समाजवाद, अर्थात जो समाजवाद है वो क्या होता है और रूस में किस तरीके से जो समाजवाद है उसका उदय हुआ है। समाजवाद का मतलब होता है कि जो संसाधन होंगे उन पर क्या होगा, अधिकार समाज का होगा। ठीक है। 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी अर्थात रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया था। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ा। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था, उसने मजदूरों को संगठित किया था और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए थे। एक अखबार चलता था, उस अखबार के माध्यम से सभी लोग एकजुट हो पाते थे और संगठित हुए, और जो हड़ताल से संबंधित जो कार्यक्रम थे वो भी उन्होंने किए। अब देखिए कि किस तरीके से वो जो हड़ताल है वो करते थे। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर ज़मीनें बांटते हैं उससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं, अर्थात जो एक तरीके से जो उनके वितरण करने की जो भावना थी, बांटने की जो भावना थी, उससे ये अंदाज़ा चलता है कि ये समाजवादी है। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसानी क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे, अर्थात मजदूर नहीं बन सकते, लेकिन जो संगठन की जो भावना होती है वो किसानों में अधिक होती है, इसलिए किसान क्या है, इस क्रांति का हिस्सा मुख्य रूप से बन सकते हैं। वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी अर्थात समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर लिया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली ज़मीन फौरन किसानों को दे दी जाए। क्या करते थे, राजा सामंत बढ़ाते थे। ठीक है। तो वो जो सामंत है, उन सामंतों के अधिकार में ज़मीन होती थी और फिर वो जो सामंत होते थे वो किसानों को वो ज़मीन खेती करने के लिए देते थे, लेकिन जो बहुत बड़ा हिस्सा था उपज का वो प्राप्त कर लेते थे। तो इससे क्या है, किसानों की स्थिति दयनीय नहीं थी। लेकिन ये जो पार्टी है, ये पार्टी का ये मानना है कि जो ज़मीन है वो सामंतों से ले ली जाए और किसानों को सौंप दी जाए। किसानों के सवाल पर सामाजिक लोकतंत्रवादी खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था, लेकिन लेनिन का मानना था, अर्थात एक समाजवादी है लेनिन, तो लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजीपति थे जो नौकरों से खेती करवाते थे। इन आपसी विभेदों के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते। लेनिन का मानना ये है कि कुछ लोग तो खेती करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बड़े किसान हैं वो अपने नौकरों से खेती करवाते हैं। तो इस तरीके से ये जो इनमें मतभेद है, इन मतभेदों के कारण क्या है कि ये समाजवादी जो क्रांति है इसको ये नहीं ला सकते। सांगठनिक रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे। व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक खेमे के मुखिया हैं। इनका सोचना यह था कि जार अर्थात जो राजा होता है वो शासित रूप जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर पूरा उसका नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेमा जो मेंशेविक ये मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए, अर्थात कुछ तो ये मानते थे कि जो प्रमुख लोग हैं जिनकी सत्ता स्थापित हो सकती है, जो मुख्य स्थान रखते हैं, उनको जगह देनी चाहिए, और कुछ ही ये मानते थे कि सभी को सदस्यता देनी चाहिए।
1905 की जो क्रांति है वो किस तरीके से हुई है। रूस एक निरंकुश राजशाही था। राजशाही का मतलब तो ये होता है जहाँ पर राजा शासन करता है, वंशानुगत होता है। और निरंकुश का मतलब होता है कि ऐसा राजा जिस पर अंकुश नहीं है किसी का, वो अपनी मर्जी से शासन चला सकता है, किसी भी प्रकार से कोई भी आदेश जारी कर सकता है, वो मानना ही पड़ेगा। इसे बोलते हैं निरंकुश राजशाही। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था, अर्थात जो संसद होती थी उसके वो नियम वगैरह नहीं मानता था और अपनी मर्जी से शासन चलाता था। उदारवादियों ने इस स्थिति को ख़त्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों का साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया। रूसी साम्राज्य के तहत उन्होंने राष्ट्रवादियों, एक देश है पोलैंड वहाँ, और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों अर्थात मुस्लिम बहुल इलाकों में, जदीदियों का मतलब है जहाँ पर मुसलमानों की संख्या अधिक है, का समर्थन भी मिला। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा। ज़रूरी चीज़ों की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेज़ी से वृद्धि हुई जब 1904 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स यानी कि रूसी श्रमिक सभा, इनका गठन किया गया कि 4 सदस्यों को पीतिलेव आयरन वर्क्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया, तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। अगले कुछ ही दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से अधिक जो मजदूर थे वो काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन में वृद्धि और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। अर्थात जो मजदूर थे उन मजदूरों ने उनका जो समय ज़्यादा लिया जा रहा था उसको घटाने और जो वेतन वृद्धि है उसके संबंध में हड़ताल उन्होंने शुरू कर दी। इसी दौरान जब पादरी गेपॉन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस यानी कि जार का जो महल है के सामने पहुंचा, तो पुलिस और कोसेक्स के मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हो गए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है, क्योंकि रविवार की ये घटना थी इसलिए इसे खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी दिन से हुई थी। सारे देश में हड़तालें होने लगी। जब नागरिक स्वतंत्रता का अभाव विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियर और अन्य जो मध्यम वर्गीय कामगार थे उन्होंने भी संविधान के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। अर्थात क्या किया, सभी जो लोग थे उन लोगों ने विरोध चालू कर दिया और इनका जो विरोध था बहुत ही व्यापक था। 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद का या ड्यूमा यानी कि जो ड्यूमा होती है वो संसदीय होती है के गठन पर अपनी सहमति दे दी। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियनें और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रही। 1905 के बाद ऐसी ज़्यादातर कमेटियों में और यूनियनें अनधिकृत रूप से काम करने लगी क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। अर्थात जो उन्होंने संघ बना रखे थे मजदूरों ने उनको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां लगा दी गई। जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर ही पुनर्निर्वाचित, दूसरी ड्यूमा और 3 महीने के भीतर ही बर्खास्त कर दिया। अर्थात लोगों ने जो कानून निर्माण के लिए जो संसद बनाई उसको जो जार था उसने अर्थात जो राजा था उसने क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया, समाप्त कर दिया। वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला और जो तीसरी जो संसद बनी उसमें जो उसके जो नेता थे उनको उसने जगह दी। उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया और जो उदारवादी और जो क्रांतिकारी थे
उनको क्या कर दिया, उन्होंने बाहर कर दिया। इसके बाद देखिए पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य, जो 1914 में युद्ध हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध, उस समय किस तरीके की यहाँ घटनाएं हुई है, ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।